आजकल हॉस्पिटल का कॉम्पिटिशन्स बड़ा बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि मेडिकल में कोई हम्म। कंपटीशन जैसी चीज नहीं होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में बिल्कुल कंपटीशन नहीं, कंपटीशन यहाँ है। पर कोई कंपटीशन जैसी चीज नहीं हम्म। होती है। अभी आपने वो वीडियो देखा, सिद्धू ने अपनी वाइफ को ठीक किया हाँ था। हाँ, सिद्धू ने अपनी वाइफ को ठीक किया हाँ। है। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन। अब उस पे भी बहुत सारी किदवंती हैं, कुछ डॉक्टर्स ने उसके ऊपर क्लेम भी किया है। हाँ, तो जैसे किसी हॉस्पिटल को जैसे बनाना है, जैसे बच्चे अभी अपनी कहीं ना कहीं से कोई बीएमएस कर रहा होगा, कोई एमबीबीएस करेगा, तो हॉस्पिटल बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है? कैसे शुरुआत किया जाता है? देखिए, बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि हॉस्पिटल बनाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। हाँ, ये ऐसा मुझे भी ये लगता बिल्कुल है। भ्रांति गलत है। हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। ठीक बात। हॉस्पिटल तो कोई भी एक आम मतलब आदमी, मालिक कोई भी बन सकता मालिक कोई भी बन सकता है, है। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, इलाज डॉक्टर करेगा। सही कह रहा है। जैसे आज के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल को, सही हॉस्पिटल को कैसे पहचाने, बिकॉज आज के टाइम पे तो बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड है। पहले के समय पे तो भैया एक डॉक्टर साहब का नाम चलता था, अब ब्रांड का नाम चलता है। तो ये पहचाना कैसे जाएगी भाई, डॉक्टर के पास जाए कि ब्रांड के पास जाए? हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रांड के पास जाने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ब्रांड के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कोई गड़बड़ काम नहीं करता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट चैनल पे। आज के गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर अजीत सिंह, जो कि चेयरपर्सन है विमला हॉस्पिटल कानपुर के, और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी है विमला। बहुत सारे कोर्सेज भी रन करते हैं, इनका एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। बट आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि भाई हॉस्पिटल को कैसे रन करें, कैसे स्टैब्लिश करें, यह सर ने कैसे स्टैब्लिश किया, कैसे रन किया, और क्या ग्रोथ है, कंपटीशन कैसी है, या भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे वो करेंगे क्या। तो मोस्ट वेलकम सर आपका हमारे इस करियर किक नीट चैनल पर। थैंक यू निखिल जी, धन्यवाद और नमस्कार आपके सभी दर्शकों का। आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। मैं डॉक्टर अजीत सिंह, चेयरमैन बिमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और फैमिली हॉस्पिटल कानपुर, जो विगत 10 सालों से कॉलेज को चला रहा हूँ। तो सर, जैसे आपने हॉस्पिटल कब बनाया, आपने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से कंप्लीट करी? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एमबीबीएस करने के बाद नौबस्ता एरिया में हॉस्पिटल की शुरुआत करी। वहाँ पर पिताजी का प्लॉट था 300 मीटर का, उसी में 2 फ्लोर बनाकर हॉस्पिटल की शुरुआत करी, फैमिली हॉस्पिटल करके। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद ऐसा लगा कि नौकरी करने से अच्छा है नौकरी देने वाले बनो। तो जिससे एक करीब 15 लोगों के स्टाफ को लेकर फैमिली हॉस्पिटल की शुरुआत की। कितने बेड का बनाया था आपने? इस शुरुआत में 30 बेड को लेकर चले थे, फिर धीरे धीरे 50 और आज 125 बेड हॉस्पिटल बना चुके हैं। चल रहा है। तो बचपन में जैसे बच्चों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, तो आपका भी ऐसा सपना रहा? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था, वो तो पढ़ने के बाद चीजें समझ में आती गई, उसी हिसाब से देखते हुए आगे बढ़ गए। तो जैसे हॉस्पिटल बनाने का ख्याल कहाँ से आया, या जैसे अगर थोड़ा सा हम और बैकग्राउंड में जाएं, आपके फैमिली कैसी थी, वहां से यहाँ तक के आने का जो सफर बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक, तो वो बहुत मतलब एक छोटे से बैकग्राउंड से निकलना, एक गांव से आना, फिर शहर में रह के पढ़ना, फिर एक हॉस्पिटल खोलना, एक डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट करना, जो आम बच्चे भी हैं वो भी इसी नॉर्मल बैकग्राउंड से ही आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप ये समझिए कि मैं एकदम शुद्ध किसान का बेटा, उस किसान के परिवार से आया हूँ, जहाँ पर उत्तम खेती, मध्यम वान, निखत चाकरी, भीख निदान वाले फार्मूले पे लोग जीते हैं। उनको सबसे ज्यादा खेती भाती है। तो वहां से निकलकर 12वीं करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए शहर आए। मैं अपने स्कूल में उधर गांव में हमेशा टॉप रहता था, बहुत होशियार स्टूडेंट्स में गिनती होती। लोग कहते थे कि ये कुछ करेगा, ये तो बहुत टॉप है, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद शहर में आने के बाद जब यहाँ कोचिंग कंपटीशन दिया तो एकदम धड़ाम पीछे हो गए। 1200 बच्चों का टेस्ट हुआ, उसमें से मेरा 800-900 नंबर आया। हमें तो लगा कि सारे सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए।
लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई और मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिला और उसको करने के बाद मैं आज आपके सामने हूँ। तो जैसे किसी हॉस्पिटल को जैसे बनाना है, जैसे बच्चे अभी अपनी कहीं ना कहीं से कोई BMS कर रहा होगा, कोई MBBS करेगा, तो हॉस्पिटल बनाने का फॉर्मूला क्या है, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, कैसे शुरुआत किया जाता है? देखिए, बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि हॉस्पिटल बनाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। हाँ, ये ऐसा मुझे भी ये लगता बिल्कुल है। भ्रांति गलत है। हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। ठीक बात। हॉस्पिटल तो कोई भी एक आम मतलब आदमी- मालिक कोई भी बन सकता है। मालिक कोई भी बन सकता है, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, इलाज डॉक्टर करेगा। सही कह रहे हैं। तो आप BMS करते हैं, BHMS करते हैं, MBBS करते हैं, नर्सिंग करते हैं, BSc नर्सिंग करते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, इसका कोई हॉस्पिटल चलाने में माने नहीं है। बस बात ये होती है कि आपको उस क्षेत्र की जानकारी होती है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाता है। ये सबसे बेनिफिट है, आप उसी फील्ड से जुड़े नॉलेज रहते रहती है हैं। उसकी। नॉलेज रहती है कि दवा कहाँ से आती है, इसका बीमारी में इलाज कैसे होगा, इसकी जांचें कैसी होंगी, ये मशीनरी कहाँ से आती है, और CMO ऑफिस में कैसे बात करते हैं, कैसे किसको डील करना है, ये सब आपको आता है जब आप उसी फील्ड से होते हो। ये फायदा आपको मिलता है। वो लैंग्वेज आपको नहीं मिल पाएगी अदरवाइज। हाँ, वो नेटवर्क भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, एक पैरामीटर है, मानक है। अब तो सरकार ने कहा है कि रेजिडेंशियल में भी आप हॉस्पिटल चला सकते हैं। अच्छा। और 300 स्क्वायर मीटर के ऊपर आप हॉस्पिटल चलाएं। अच्छा, ओपन कर सकते हैं। ओपन कर सकते हैं। उसमें मिनिमम 30 बेड का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 30 बेड के ऊपर ही आप OT चलाएंगे। अच्छा। 30 बेड के लिए आप एज ए नर्सिंग होम चला सकते हैं, मेडिसिन केयर के लिए पेशेंट्स को भर्ती कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी के लिए OT अलाउ नहीं किया है। 30 बेड के ऊपर जो हॉस्पिटल हैं उनको CMO के यहाँ से OT के लिए आपको रजिस्ट्रेशन परमिशन मिल जाता है, जिससे आप वहाँ पर जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आपने जैसे पहले 30 बेड का ही बनाया, शायद 25 बेड का। शुरू में ये नहीं था। शुरू में आप 10 बेड खोल लीजिए, OT बना लीजिए, पहले रूलिंग अलग थी। नहीं था। अब कुछ धीरे धीरे रूलिंग डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ क्वालिटी में इम्प्रूव हो रहा है। तो अभी आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हमारे यहाँ जनरल यानी टर्सरी 2, जिसको टर्सरी हॉस्पिटल कहते हैं, लेवल 2 का हॉस्पिटल है, जहाँ पे जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक, ये सारा डिपार्टमेंट है। वहाँ पर इन सभी की चीजें होती हैं। ओके। कितने बजट का है? 125 बेड का इस समय। लगभग पर डे का क्या फुटफॉल आ जाता है? लगभग उसमें मोस्टली 80-90% बेड फुल रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे कारपोरेट हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, तो आयुष्मान भारत योजना के पैकेज कम हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ठीक हैं। पर हम लोग एज ए नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं कि आता रहे आदमी तो कुछ न कुछ देता ही रहेगा। आयुष्मान वाला इसी कंसेप्ट पे चल रहा है। इस फार्मूले से सभी का इलाज करते हैं, जिसमें अमीर गरीब सभी का इलाज होता है। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनीज के जो इंश्योरेंस रहते हैं, तो लोगों को मानना है कैशलेस फैसिलिटीज, तो उसमें पैसा नहीं देना होता है। उसमें पब्लिक को पैसा नहीं देना होता है। एक्चुअली ये एक नियम बनाया गया कि पहले लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया, अब इलाज करवाने हॉस्पिटल गए, वहां से बिल लिया और उसको सबमिट किया। इसको रिम्बर्समेंट कहते हैं। ये रिम्बर्समेंट कहते हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी कहती थी इसमें डॉक्टर की मोहर नहीं है, सील नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर लाइए, कौन से किसने किया, ये बहुत सारे उसको सफर करना पड़ता है। इंक्वायरीज रेज हो जाती है। हाँ, इंक्वायरी रेज होती थी। जिनको पेशेंट, अब हॉस्पिटल को पैसा मिल गया, जब पैसा मिल गया, इलाज हो गया, तो हॉस्पिटल उसको बाद में इंटरटेन ही नहीं कर रहा है। जब इंटरटेन नहीं कर रहा है तो परेशान होता था। तो जो इसका रूलिंग है, गवर्नमेंट ने एक रूलिंग बना दिया कि अब डायरेक्ट हॉस्पिटल बिलिंग करेगा। ओके। पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। उसको थर्ड पार्टी TPA कहते हैं, थर्ड पार्टी अथॉरिटी उन्होंने बना दिया। पोर्टल में ही वो कर दिया। हाँ, उस पे वो कैशलेस आपको ट्रीटमेंट करेंगे। हॉस्पिटल उसकी सारी बिलिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उस कंपनी को देगा और उससे वो अपना निगोशिएशन करके बिल लेगा। मतलब पेशेंट की टेंशन खत्म हो गई। पेशेंट, इसी को कैशलेस ट्रीटमेंट कहा गया। ओके। एक चीज और, जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उनको हफ्ते 10 दिन में दिखाने आना ही होता है, मतलब बोलते हैं ना कि मानसिक बीमार हो जाते हैं, तो पेशेंट की काउंसलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज जैसे घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, अगर उन्होंने हफ्ते 10 दिन दवा नहीं खाई तो उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इस तरह के पेशेंट आते हैं आपके यहाँ? थोड़ा सा ये काउंसलिंग करना टफ होता है, क्योंकि आजकल भारत में हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक डॉक्टर बैठा है।
मतलब वो डिग्री वाले नहीं है, वो डिग्री तो वाले नहीं है, उनको कुछ भी उन्होंने कहो तो दवा कहेंगे- खाई और दवा खाने में बस डॉक्टर उन्होंने बन गए। कहा कि भैया शुगर है, तो पूछेंगे कितनी शुगर है, क्या है, और बस बता देंगे कि ये कर लो वो कर लो, जड़ से खत्म हो गई शुगर। जबकि सही बात है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि शुगर की जड़ कहाँ है। तो इस वजह से जो पेशेंट होता है, जो आदमी है, आम आदमी है, वो बड़ा परेशान होता है। उसके रिश्तेदार मिलने उससे आए, उन्होंने कहा अरे ये है तो मैं किडनी डिसीज है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी टेलिंग से बहुत कंफ्यूज हाँ, तो वो फिर आता है कि सर ये अब क्या करूं, मैं वो करूं, तो उनको हम लोग सीधे बताते हैं कि किसने बताया। आप उस डॉक्टर से, संबंधित डॉक्टर से, भाई मैंने एमबीबीएस करा है, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं यूरो नहीं हूँ, न्यूरो नहीं हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं उसके पास भेजता हूँ कि आप जाइए उनसे कंसल्टेशन लीजिए। वो हजारों इसी चीज के मरीज देख रहे हैं, उनका एक एक्सपर्टीज अपना अलग है। अलग है, तो वो आपको ट्रीट करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा, फायदा ये मिलेगा। पेशेंट को समझना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल। सबकी स्टोरी आपके ऊपर फिट नहीं बैठ सकती। नहीं, ये शरीर है, और ये भगवान ने समझिए कि ऐसा शरीर बनाया है कि हर एक का डिफरेंट है। वही मेडिसिन आप में काम करेगी, दूसरे में काम नहीं करेगी। हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का सांचा अलग है, सब कुछ है। ये गाड़ी का पहिया नहीं है कि टायर पंचर हो गया तो साहब टायर बदल दीजिए, अब पंचर ही नहीं होगी, अब पंचर नहीं होगी। ये कोई फार्मूला इस पे नहीं चलता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पेशेंट वाइज मेडिसिन भी अलग देनी पड़ती है। हाँ, उसके शरीर के क्षमता के, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो बीमारी है, डिसीज है, उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। जैसे आजकल लोग बोल देते हैं कि भैया सस्ती दवाओं वाली भी कोई कंपनी आती है, बढ़िया जो है वो ले लो, अच्छी कंपनी की दवाएं लें। हाँ, ये चला र्यूमर है या मतलब नहीं, एक्चुअलिटी इसमें है र्यूमर है, और ये ठीक बात भी है कि इस पे दवाओं में जो कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो उस पे जो साल्ट होता है, टेबलेट है, मान लो पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल एक साल्ट हो गया, अब इसमें कालपाल, निमका प्लस या डोलो, ये बहुत सारी कंपनियों के नाम कंपनीज हो गए। हाँ, तो ये कंपनीज उसमें कितनी क्वालिटी पे कितनी मात्रा, अगर उन्होंने कहा कि 650 mg है तो 650 mg जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी गारंटी है कि 650 mg उसमें होगा। अब पता लगा उसमें 300 mg है, तो आपको असर ही नहीं करेगा। बिग 6.5 का हाँ, तो बस यही थोड़ा सा है। लेकिन अब कुछ ऐसी कंपनियां आने लगी हैं जिनमें ये सारा क्वालिटी, कुछ गवर्नमेंट ने भी इस पे रूलिंग की है कि जिससे वो पूरा साल्ट, पूरा ड्रग का पूरा सब कुछ करते हैं। तो अब जनता भी इसमें जागरूक हो रही है, और मोदी जी का भी अभियान है जो जेनरिक मेडिसिन का, वो भी अच्छा सफल हो रहा है। उसमें भी बहुत अच्छी दवाएं मिल रही हैं, और आम पब्लिक को सस्ते में अच्छा इलाज हो रहा है। लोग थोड़े सा उससे अवेयर भी हो जाएंगे, सॉल्ट पहचानने लगेंगे, सीधा सॉल्ट परचेज करेंगे ना उस पे। तो क्या कंसेप्ट क्या ये मोदी जी वाला? ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनमें जो कुछ ने इसमें मोनोपोली कर रखी थी कि हमारा ब्रांड है, वही पैरासीटामॉल जो टैबलेट है वो 20 रुपए की है, उन्होंने अपनी मोनोपोली लेकर रखी थी। अब उसको तोड़ते हुए ब्रैकेट कर दिया। हाँ, 2 रुपए 3 रुपए की आपकी उसमें मिल रही है। और इन्होंने एक DPCU बनाया है, ड्रग प्राइस यूनिट, जिसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें इन्होंने कुछ दवाओं को ला दिया है कि ये दवाओं के प्राइस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। ओके, ब्रैकेट लग गया। हाँ, ब्रैकेट लग गया। उन्होंने लिस्टिंग कर दी कि इस पैरासीटामॉल टैबलेट या जो एंटीबायोटिक है, रेंज दे दी कितने से इतने की ही दवा हो सकती है। इससे ज्यादा रेट आप उसमें MRP पे नहीं लिख सकते हैं, मतलब लूट नहीं मचा सकते। लूट नहीं मचा सकते। जैसे आज के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल को, सही हॉस्पिटल को कैसे पहचाने, बिकॉज आज के टाइम पे तो बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड है। पहले के समय पे तो भैया एक डॉक्टर साहब का नाम चलता था, अब ब्रांड का नाम चलता है। तो ये पहचाना कैसे जाएगी, भाई डॉक्टर के पास जाए कि ब्रांड के पास जाए? हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रांड के पास जाने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ब्रांड के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और वो अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कोई गड़बड़ काम नहीं करता है। ये हो सकता है कि थोड़ा महंगा आपको पड़े वहाँ पर, लेकिन वो अपनी ब्रांड वैल्यू, आजकल तो कारपोरेट का जमाना चला है, अगर ब्रांड खत्म हो गया, आप देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े कारपोरेट एकदम धड़ाम हो गए, तो उसको बचाने के लिए वो गड़बड़ नहीं करता है। सिंगल डॉक्टर पे अच्छी बात है, जाना है, उस पर ट्रस्ट रहता है, लेकिन उसकी आजकल अवेलेबिलिटी पे प्रॉब्लम हो गई है। तो पर्सन आदमी वही है, अब आपको कब बीमारी लग जाए, पता लगा कि वो शादी में गए हैं, उनके भी तो घर परिवार है ना, तो उस समय आप क्या करेंगे? भाई हाँ, दिक्कत तो देख के नहीं आती ना, नहीं आती है, वो कभी भी आ सकती है। ब्रांड में जाएंगे वहां पर तो 4 डॉक्टर है, ऑप्शन है, वहां पर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको ट्रीट कर देगा। अब इसके बाद अगर कुछ आपका स्पेशल बीमारी है, कुछ अलग है, जिससे आपका किसी से ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो आप उसी से कराइए। लेकिन इमरजेंसी में आप किसी डॉक्टर को मत देखिए। बहुत बार जैसे डॉक्टर केस खराब कर देते हैं, मतलब गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं,
तो उसके लिए कितना मतलब पेशेंट को कहने के सेंस ना थोड़ा सा अवेयर तो होना ही पड़ेगा ना डॉक्टर के प्रति। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डॉक्टर केस खराब करता है या गलत सर्जरी करता है, ये एकदम मिथ्या बात है। नहीं मतलब मेडिसिन ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सर्जरी वाली बात तो बड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, वो सही ही करेगा क्योंकि सर्जन ऐसे बनते नहीं और वो उससे गलती हो नहीं सकती एक तरीके से। नहीं, मेडिसिन में भी मुझे लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, माइक्रो ही गलतियां होती हैं, नहीं तो गलतियां होती नहीं हैं। कई बार ये हो सकता है कि पेशेंट प्रॉब्लम पूरी डिस्क्राइब नहीं करता है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि थर्मामीटर उसके लगाया कि आप आए साहब बस बता दिया। कई बार ये होता है, मैंने देखा जैसे पेशेंट को ट्रीट करे हैं, बैठ गए, हमने पूछा दादा क्या प्रॉब्लम है, कहना आप डॉक्टर हो आप जानो। कोई हम ऐसे तो कोई तांत्रिक या कुछ ऐसे तो है नहीं कि भैया आपको देखा हाँ कहन जाओ, पर्चा बना दिया गया, लिख दिया गया। अच्छा, उन लोगों के साथ में मतलब जितने भी टीयर 2 सिटीज हैं या टीयर 3 सिटीज है जो गांव देहात का एरिया है, वहां से जो पेशेंट आते हैं ना तो उनके कम से कम 5-10 दर्द होते हैं। हाँ, वो तभी दिखाने आते उससे हैं। जो कुछ पूछो तो बस वही कहता है हाँ ये दिक्कत ये है, भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है। पूरी अपनी कंप्लेन कंफर्म नहीं कर पाता है। डॉक्टरी का सबसे पहला वसूल है डायग्नोस करने के लिए। अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से ले लिया, हम लोग को इंटर्नशिप में यही कराया जाता था कि आप उसकी हिस्ट्री अच्छे से लीजिए, क्या है क्या नहीं है, और हर एक हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से ले ली तो डायग्नोस अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, डॉक्टर्स भी आजकल जल्दी में होते हैं, पेट दर्द ये लो दवाई जाओ। अब उससे पूरा पूछे नहीं कि भैया पेट दर्द क्यों हुआ था, कल क्या खाया था क्या नहीं खाया था, उल्टी हो रही, जी मचला रहा है या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा नहीं जाइए। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। आजकल हॉस्पिटल का कॉम्पिटिशन बड़ा बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि मेडिकल में कोई कंपटीशन जैसी चीज नहीं होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में कंपटीशन, यहाँ पर कोई कंपटीशन जैसी चीज नहीं होती है। हमको तो बायो में या सबको बायो में पहला लेसन ही पढ़ाया जाता है, योग्यतम की उत्तर जीवता, डार्विनवाद, कि आप अगर योग्य हैं तो जिएंगे। तो इसमें हमें किसी भी तरह के कंपटीशन की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है और आवश्यकता नहीं दिखती है। हम बस अपने मरीज पे अपना 100% एफर्ट देकर उनका विश्वास जीतते हैं। उनके कठिन समय में, मुश्किल समय में हम उनके पास खड़े होते हैं। उसको विश्वास आ जाए, भरोसा आ जाए कि डॉक्टर साहब हैं तो हम बच जाएंगे, हमारा जीवन मन से एक्सेप्ट कर लें, है ना। बस ये विश्वास जिस दिन आप पब्लिक को दे देंगे, मरीज को दे या देंगे, पेशेंट में आ गया तो वो बच जाएगा। हाँ, मरीज को दे देंगे तो आप, यही विश्वास आपको सभी कंपटीशन से दूर रखता है। किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा। फिर हम वो, आप ये समझिए कि फिर हम तो वो हवा हैं जो ऐसा रुख बदल लेते हैं कि पवन देवताओं को भी नहीं पता होता कि रुख किधर जाने वाला है। तो फिर कोई कैसे कंपटीशन कर पाएगा? मोटिवेशन मतलब डॉक्टर्स का मोटिवेशन पेशेंट पे कितना मैटर करता है। मतलब जैसे अभी आपने बताया ना कि वो एक बार पेशेंट के मन में ये आ जाए कि हमको ठीक कर देंगे तो अपने आप धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। ये कितना मैटर करता है? ये पूरा मैटर करता है। आप उससे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ एक तरीके आप उससे बात कर लो, उसके दुख दर्द की चीजें पूरी पूछ लो, फिर 2 लाइन में कह दोगे अरे पता परेशान ना हो, आपको जो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस इससे वो खुश हो जाता है और इससे वो आपके साथ जुड़ जाता है। आप बात उसकी सुनेंगे नहीं, आया कहें ये दर्द है वो दर्द है ऐसा वैसा, हाँ ठीक है जाइए। कुछ तो डॉक्टर होते हैं कि वो सुनते ही नहीं है। जैसे हम लोगों का कोरोना हॉस्पिटल था तो गवर्नमेंट ने कानपुर में 16 हॉस्पिटल को कोरोना किया था, तो कोरोना के पेशेंट ही होते थे। हम जाते थे तो पूरा किट पहन के उसको पकड़ के हिलाते डुलाते बैठाते थे और कहते थे कोई परेशानी नहीं, उसको टच करके देखते थे। जो दूसरे डॉक्टर्स होते थे गेट से ही वो बताते थे कि सर आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरे डॉक्टर तो गेट से पूछ लेते थे कि अरे वो हरी वाली दवाई खा लेना, वो लाल वाली टैबलेट खाई कि नहीं खाए। इमोशनल कनेक्ट बहुत मैटर करता है किसी को ठीक करने के लिए। तो उसको लगता था कि यार मुझे ये छू नहीं रहे हैं, इसका मतलब है मैं गड़बड़ हूँ जाने वाला। लेकिन जब आप उसको टच करते हो, टच थेरेपी होती है ना, कि हम छुए तो दर्द दूर हो गया साहब आपका। क्या बात है। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जो यंग एज के बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं, 25 से 35-40 की उम्र है, हार्ट अटैक हो जाता है